माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे और मन लगा करके बच्चों पढ़ाई में लगे होंगे। आज एक नया चैप्टर, हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और उस नया सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और सब्जेक्ट भी ऐसा जो हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा है। सब्जेक्ट भी ऐसा जो हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा है। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान भी जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में सिविक्स भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ये पूरा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। अगर इस सब्जेक्ट को एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ा जाए तो फिर दावे के साथ कहते हैं ना कि ये चीज आप लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा। आप लोग बोलते होंगे कि सर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारा फेवरेट है। बिल्कुल फेवरेट है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसी अंदाज में पढ़ाते हैं जैसे ये हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। लेकिन अगर राजनीति की बात किया जाए तो राजनीति की तरफ थोड़ा सा हमारा झुकाव ज्यादा होता है, क्योंकि राजनीति पर्सनली हमें बहुत ज्यादा पसंद है। भविष्य में अगर मौका मिला तो चुनाव भी लड़ जाएंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। ठीक है ना। चलिए भाई, ये तो हो गया बात एक्स्ट्रा। चलिए अब हम सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर। आज हम लोग 10वीं क्लास यानी 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र सिविक्स प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं, और उसका सबसे पहला नंबर चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है आपको। इस 5 चैप्टर में शुरुआत वाला जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ये 2 चैप्टर समझ लीजिए ना कि पूरे सिविक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा। जिसमें पहला चैप्टर प्यारे बच्चों हम यहां पर यूट्यूब पर तो पढ़ा देंगे, लेकिन दूसरा और दूसरे के बाद जितने सारे भी चैप्टर हैं सभी आपको पढ़ाए जाएंगे इस टॉपर बैच में। ठीक है ना। टॉपर बैच में प्यारे बच्चों बाकी हम पूरा क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इस टॉपर बैच में जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनको तो भाई बहुत अच्छी बात है, वो हमसे पढ़ेंगे भी, नोट्स भी लेंगे, स्टडी मटेरियल भी लेंगे, डाउट क्लास भी करेंगे, लाइव क्लास भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तक परचेज नहीं किए हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा ना कि आप लोग जल्दी से इस टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 8114532021 पर कॉल कर लेना है, या फिर 9263991125 पर कॉल करके किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए आप आराम से प्यारे बच्चों यहां पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग डायरेक्ट भी जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं। हजारों बच्चे परचेज किए हैं, जल्दी से आप भी कर लीजिए ताकि आप भी पीछे न रहें, आप भी सबकी रेस में रहें, टॉपर बनने की रेस में आप भी रहें। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बिहार बोर्ड 2023 टॉपर टारगेट बोर्ड से निकल चुका है, और पूरा प्रयास है कि 2024 भी निकले। इस अंदाज में हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं कि हर हाल में टॉपर तो यहीं से निकलेगा। ठीक है ना। ठीक है। पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। ये हमारा नारा प्यारे बच्चों 2023 से ही चलते आ रहा है, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। तो इसलिए जब आपको टॉपर बनना है, आपको अगर 370 380 प्लस नंबर लाना है, तो फिर जल्दी से ना आप लोग बिना कुछ सोचे समझे इस टॉपर बैच को ज्वाइन करिए। बाकी सब जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाना है, क्या आपको मटेरियल देना है, क्या स्टडी मटेरियल देना है, क्या आपसे हम क्वेश्चन करवाना है, कितना क्वेश्चन करवाना है, ये आप हम पर छोड़ दीजिए। इतना पर्याप्त करवाएंगे, उतने में आप टॉपर तक पहुंच जाएंगे। ओके। और तब भेंट होगा आपसे हमारा पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में टॉपर वेरिफिकेशन में, और वहां पर आपको लगेगा कि प्रिंस सर बिल्कुल सही बोलते थे। तो भाई जल्दी से ना आप लोग टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाइए। मात्र 999 रुपए का है, पूरे साल भर तक हम आपको पढ़ाएंगे, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज है, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। इसके बारे में आज हम आपको बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, लेकिन इसके पहले प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को एक बार लाइक और शेयर करिए।
जल्दी से जो बच्चे अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए, जो आपके दोस्त आपके साथ नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास करिए, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं वो अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ने का प्रयास करिए। और हम हर एक क्लास में कहते हैं कि आप कहीं भी जाइए, ऑफलाइन कोचिंग जाइए, अपने घर जाइए, अपने दोस्त के पास जाइए, अपने रिश्तेदार के पास जाइए, टारगेट बोर्ड का चर्चा जरूर करिए। चर्चा करने से प्यारे बच्चों जानकारियां बढ़ती है। अगर आप चर्चा करेंगे तो लोग जानेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो अपना परिवार बड़ा होगा, अपना परिवार बड़ा होगा तो हम पावरफुल होंगे तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता है, और हम वो काम करेंगे जो कोई नहीं करता है। ठीक है ना, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपको टॉपर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। सीधे सीधे अगर परीक्षा में क्वेश्चन नहीं लड़वाए तब फिर आप कहिएगा कि सर आप झूठा फेंकते थे। सिर्फ सीधे सीधे हम बोल रहे हैं, परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा, परीक्षा में क्वेश्चन हमारा टकराएगा। सीधे सीधे बोल देंगे ना कि ये वाला बस बच्चों देख करके जाना, वो क्वेश्चन लड़ेगा। विश्वास नहीं ना तो 2023 में जो बच्चे हमसे पढ़े थे उनसे पूछ लीजिएगा। 10 बजे जाते थे पढ़ने के लिए, हम सुबह 6 बजे उनको क्वेश्चन देते थे और वहीं सब क्वेश्चन लड़ता था। हमारे मुरीद हो गए थे, सब दीवाने हो गए थे कि सर सुबह का इंतजार करते थे कि सर जितना जल्दी क्वेश्चन आवा तो भेज दीजिए, और वैसा आप लोग के साथ भी होने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और पहला नंबर जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सिविक्स के बारे में आपको बता दें, राजनीति के बारे में आपको बता दें कि आखिर ये सब्जेक्ट निकला कहां से। जैसे हम हर एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं ना, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ना हम आपको नागरिक शास्त्र के बारे में बताते हैं। राजनीतिक शास्त्र को ही नागरिक शास्त्र कहा जाता है एक्चुअली। तो नागरिक शास्त्र के बारे में हम पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, यह एक ऐसी विषय होती है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है कि हम लोग एक अच्छे नागरिक हैं, हमारा क्या मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आप लोग समझते हैं। हम लोग इस देश में रह रहे हैं, भारत देश में, तो भारत देश में रह रहे हैं तो हमारा कुछ अधिकार है, हमारा कुछ अधिकार है और कुछ कर्तव्य भी है। समझ गए ना, कुछ अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी है कि हमें उन कर्तव्यों का हर हाल में पालन करना है। मौलिक अधिकार, जैसे कहीं पर कोई सरकारी काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, कहीं गड्ढा खुदाई हो रहा है, तो हमें यह जानने का अधिकार है कि आखिर इस काम में कितना पूंजी लगा है, क्योंकि वो पूंजी, वो पैसा हमारे टैक्स से जाता है, तो यह हमें जानने का अधिकार है। अगर सरकारी ऑफिस में कोई फाइल हमें नहीं दिया जा रहा है, अगर सरकारी कार्यालय में हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम आरटीआई लगा करके ये हमें जानने का अधिकार है कि आखिर हमारे काम में बाधा क्यों है, ये काम कैसे हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब क्यों, कहां, कैसे, सब कुछ जानने का अधिकार है। लेकिन उसके लिए हमारा कुछ कर्तव्य भी है, हमारा कुछ कर्तव्य भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलिक अधिकार है, हम अपना अधिकार का गलत फायदा उठा लें। कुछ कर्तव्य भी है प्यारे बच्चों, उन कर्तव्यों को भी हमें निर्वहन करना होता है। तो सब कुछ हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो नागरिक शास्त्र हमें यही बताता है कि यह एक ऐसी विषय है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का तो अध्ययन कराता ही है, साथ ही मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का भी ज्ञान कराता है कि हमारा क्या मौलिक अधिकार है और क्या मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, किसी भी सब्जेक्ट का कोई ना कोई तो जनक होता है, जैसे किसी भी लड़के का कोई ना कोई बाप होता है, वैसे ही किसी ना किसी सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक जरूर होता है, बाप जरूर होता है। बिना बाप का किसी का जन्म नहीं हो सकता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि ये जो हमारा राजनीति शास्त्र है, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसका जनक कौन है? आप लोग को अच्छे से पता होगा इसका जनक कौन है। बचपन में भी हम लोग याद किए थे, आज तक हमें याद है कि इसका जनक यानी नागरिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है प्यारे बच्चों। और ये जो अरस्तु हैं, यह यूनान के निवासी थे। कहां के? यूनान के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, यूनान एक देश है, ठीक है ना। ये अरस्तु कहां के निवासी थे? यूनान के निवासी थे, ध्यान रखिएगा। ओके, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो भाई जल्दी से आप लोग हमसे कह सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ये हमारे देश के नागरिक हैं, इनको कुछ अधिकार है, कुछ कर्तव्य है, इनको किस तरीके से यहाँ रहना है, कैसे नागरिकता का फायदा उठाना है, कैसे नागरिकता को सही से इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ हमें सिखाता है यह विषय, यानी कि नागरिक शास्त्र हमें सब कुछ सिखाता है। तो इसके बारे में ना आपको जानकारी रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर पर आते हैं प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर लोकतंत्र है क्या। जब तक हम लोकतंत्र के बारे में नहीं जानेंगे,
जब तक हम डेमोक्रेसी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें सत्ता की साझेदारी कैसे होता है इसके बारे में तो पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि लोकतंत्र क्या है। आपको पता होगा, आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सुनते हैं ना, लोकतंत्र सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं बताइए। तो ये होता है प्यारे बच्चों लोकतंत्र। और ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है प्यारे बच्चों जनतंत्र। लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है जनतंत्र। जनतंत्र मतलब कि जनता का शासन, मतलब लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, पावर जनता के हाथ में होता है। लेकिन आज का स्थिति ऐसा है कि जब तक वोट नहीं दिए हैं आप, तब तक पावर आपके हाथ में। जैसे ही वोट देकर के किसी को जिता लिए, फिर उसी के सामने आपको जाकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा, फिर आप उसके नौकर, वो मालिक बन जाएगा। ठीक है ना, उल्टा होता है आजकल। लेकिन लोकतंत्र बना था इसलिए क्योंकि एक्चुअल जो पावर रहे वो किसके हाथ में रहे, जनता के हाथ में रहे। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, जनतंत्र कहा जाता है, गणतांत्रिक देश कहा जाता है हमारे देश को। ठीक है ना, तो समझते हैं कि आखिर ये जो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई ये कैसे हुई, लोकतंत्र शब्द कहां से बना। ठीक है ना, ये बताते हैं। आज एकदम बेसिक चीज पढ़ाएंगे, इतना बेसिक ना कि आपको ये पूरा सब्जेक्ट समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा सब्जेक्ट समझ लेंगे, दीवाना बना देंगे, प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से। इतना बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और यही एक सब्जेक्ट था जो कि सिर्फ बच गया था ना, बाकी सभी सब्जेक्ट में हम 1-2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लोकतंत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो हो गया प्यारे बच्चों डेमोस, और दूसरा शब्द जो है वो है क्या, क्रेसिया, यानी कि डेमोस जोड़ क्रेसिया। ठीक है ना, तो डेमोस कहने का मतलब होता है जनता, डेमोस कहने का मतलब जनता, और ये क्रेसिया शब्द इसका कहने का मतलब होता है शासन। अर्थात दोनों को अगर हम मिला दिए तो क्या बन जाएगा, जनता का शासन। क्या बन जाएगा, जनता का शासन। यानी कि चूंकि जनता का शासन होता है इसलिए नाम रखा गया लोकतंत्र। अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और वहीं जो अंग्रेजी का शब्द है ना डेमोक्रेसी, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस मतलब जनता और क्रेसिया मतलब शासन, यानी कि जहां जनता का शासन है उसे कहते हैं डेमोक्रेसिया, यानी कि लोकतंत्र। समझ में आया, बोलिए, समझ में आया ना, मजा आ जाएगा। डेमोस जोड़ क्रेसिया से डेमोक्रेसी बना है प्यारे बच्चों, ग्रीक भाषा का 2 शब्द है। अच्छा, अब जरा एक बार आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का बहुत सारा परिभाषा सामने निकल करके आया, लोकतंत्र का परिभाषा बहुत सारा सामने निकल करके आया, लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे सटीक, सबसे अच्छा परिभाषा आज तक जो व्यक्ति दिए वो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। ध्यान रखिएगा, 16वें राष्ट्रपति थे। परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के केमा राष्ट्रपति थे, तो 16वां राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, अगर अभी आपसे कोई पूछ दे कि अभी वर्तमान में केमा राष्ट्रपति चल रहा है, कोई बच्चा जवाब दे सकता है, बताओ अभी वर्तमान में केमा राष्ट्रपति अमेरिका में चल रहा है, कौन सा बताइए। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। तो जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, केमा, बताइए, बताइए जल्दी से, अमेरिका के केमा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। आपको जानकारी होना चाहिए प्यारे बच्चों इस बात का कि वो 46वां राष्ट्रपति हैं। केमा है, 46वां राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन। वर्तमान में 46वां राष्ट्रपति वहां पर चल रहा है। लेकिन जब अब्राहम लिंकन, फोटो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये अब्राहम लिंकन का फोटो है, ये 16वां राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, और इन्होंने अभी तक लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है ना, पहले लोकतंत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। लोकतंत्र ऐसा चीज है ना कि जिसमें अगर कोई कहे कि हम, सिर्फ हम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक नागरिक का भागीदारी है, हर एक जनता का भागीदारी है लोकतंत्र में। ठीक है ना, जब हमारा संविधान बन रहा था तो भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, वो बहुत सारे देशों में गए और बहुत सारे देशों में जाकर के वहां के संविधान को पढ़े, और उन सभी संविधान में से जो उनको लगा कि यह सबसे बढ़िया चीज है, उनको भारत के संविधान में ला करके जोड़े। ऐसा ही भारत का संविधान कोई चार दीवारी में बैठ करके नहीं बनाया गया था कि मन में आया जो नियम कानून बना दो। ठीक है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इस चीज पर कोई कानून बना होगा क्या,
उस पर भी कानून बना हुआ है। मतलब जो भी आप कल्पना कर सकते हैं ना वो सब कानून में है हमारे। यानी कि ऐसे ही तो कानून नहीं बना, संविधान ऐसे ही तो नहीं बना। भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम जो भी संविधान बनाने में थे, ये पूरा प्यारे बच्चों सब जगह पर घूमे थे, ठीक है ना, सब जगह पर हर एक देश में गए और वहां से जितना भी बढ़िया बढ़िया चीज उनको लगा वो सब आकर के कहां रख दिए, भारत के संविधान में। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था, बताइए तो, क्या आपको जानकारी है? भारत का संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा, जल्दी से आप जरा बताइए तो, फटाफट से आप लोग बताइए। भारत का संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। देखते हैं कितना किनका किनका सही जवाब होता है, किनका किनका सही जवाब होता है। 2-11-18, वाह, अमित अमित राय का आ रहा है ना सही जवाब, अमित राय का आ रहा है सही जवाब। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये समय लगा था हमारी संविधान को बनने में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह, मतलब 11 महीना और 18 दिन। ये प्यारे बच्चों पूरा दिन लगा था संविधान को बनने में। इतना इतना दिन में जाकर के हमारा संविधान तैयार हुआ था, ठीक है ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ और इस संविधान को अंग्रेज लोग जला दिया, समझ गए, इस संविधान को अंग्रेज लोग जला दिया। अब भीमराव अंबेडकर के पास इतना ज्यादा दिमाग था कि जो चीज मतलब जिस पुस्तक को लिखने में, जो संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया, उसको दोबारा वो पूरा लिख दिए। मतलब इतना उनका माइंडसेट था ना कि पूरा उसको लिख दिए, तब ना उनको संविधान का जनक कहा जाता है, बताइए। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जहां जनता का शासन होता है तो उसमें प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है, सबका कुछ ना कुछ पावर होता है। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित है। शासन की शक्ति जनता के हाथों में होती है, तब ना देखते हैं आप लोग जाकर के वोट देते हैं, तब कोई विधायक बनता है, तब कोई सांसद बनता है और वो सांसद मिलकर के अपना मुख्यमंत्री चुनता है। आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई 5 साल में बढ़िया काम नहीं किया तो उसको हटा देते हैं, हटाते हैं ना, 5 साल में बढ़िया काम नहीं करेगा तब हटा देंगे। और सबसे ज्यादा पावर किसको होता है? उसी को होता है जिसको हम लोग जाकर के चुनते हैं। आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा पावर उसको होता है जिसको हम लोग चुनते हैं। जनता जिसको चुनती है उसका पावर आईएएस आईपीएस से ज्यादा होता है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर आखिर आईएएस आईपीएस से ज्यादा पावर मंत्री को क्यों होता है? आईएएस आईपीएस को ज्यादा पावर होना चाहिए, तो इसके पीछे कारण है, ठीक है ना। मंत्री लोग कहता है कि तुम सिलेक्टेड हो और हम इलेक्टेड हैं, मतलब समझ में आया, मतलब तुम अपने दम पर सिलेक्ट होकर के आए हो, तुम अपने खुद मेहनत किए, दिन रात पढ़ाई किया, तो तुम जाकर के क्या बन गया? आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, ठीक है ना। तो तुम सिलेक्टेड हो भाई, ढेर सारा बच्चा बैठा परीक्षा दिया उसमें से तुम सिलेक्ट हो गए, तुम सिलेक्टेड हो। लेकिन हम इलेक्टेड हैं, मंत्री कहता है कि हम इलेक्टेड हैं, मतलब हमारे बस में कुछ नहीं है, हम लाख मेहनत कर लें लेकिन हमसे कुछ नहीं होगा जब तक जनता हमारी हमको नहीं चाहेगी। तो तुम जिसके लिए आईएएस आईपीएस बने हो ना, जनता की सेवा के लिए आईएएस आईपीएस बने हो ना, जनता की सेवा के लिए ना आईएएस आईपीएस बना जाता है। कहा जाता है कि सिविल सर्विस वाले क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब जनता का नौकर होता है सब, समझ गया। भले उसके सामने जाकर के हम लोग हाथ को जोड़े, सर ही काम कर दीजिए, ही काम कर दीजिए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? सिविल सर्वेंट है, मतलब जनता का नौकर है। लेकिन जो मंत्री लोग हैं उनको हम लोग राजा बना करके बिठाते हैं, समझ गए ना, उनको हम लोग चुनते हैं अपने बीच से कि ये हमारे राजा हैं, ये हमारे नेता हैं, ठीक है ना। तो चूंकि उनको हम राजा बना करके भेज रहे हैं, वोट देकर के उनको राजा बनाते हैं, तो चूंकि वो राजा बनते हैं ना, इसलिए उनके पास पावर ज्यादा होता है, समझ में आया। तो ये बात मत बोलिएगा दोबारा कि सर आईएएस आईपीएस को पावर कम क्यों, मंत्री को पावर ज्यादा क्यों। भले ये होता है कि अनपढ़ मंत्री बन जाता है तो उसका बात अलग है, समझ गए ना। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे बिहार में भी अनपढ़ मंत्री हैं भाई, समझ गए ना, ऐसा बात नहीं है जिनको कुछ नहीं पता चलता है, बस साइन करने से मतलब है। तो वैसे लोगों को हम लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि लोग अपना मन से मंत्री पद दे देते हैं कि किसी तरह से भाई सत्ता में साझेदारी बना रहे, भाईचारा बना रहे, समझ गए ना। लेकिन अब आप लोग कौन है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि हमेशा जिनको हम चुन करके बिठाते हैं उनका पावर ज्यादा होता है, यानी कि मंत्री लोगों का पावर ज्यादा होता है, आप लोग हमेशा से जानते हैं, ओके।
तो लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के अनुसार इस प्रकार है। समझ गए? यानी कि सबसे बढ़िया, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सबसे बढ़िया परिभाषा कौन दिए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दिए हैं, ठीक है ना। क्या दिए हैं जरा देखिएगा ध्यान से। इनका कहना था कि जनता का, लोकतंत्र का परिभाषा दी है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। मतलब कि जनता का, लोकतंत्र किसका है भाई? जनता का है। किसका है? जनता का है, क्योंकि यहां पर क्या है? जनतंत्र है, जनता का राज है, तो किसका है? जनता का राज है। पहला बात, जनता का राज है। दूसरा, जनता के लिए राज है। ये जो राज है ना, किसके लिए है? जनता के लिए। सब कुछ जनता के लिए हो रहा है। मंत्री लोग काम कर रहे हैं, आईएएस लोग काम कर रहे हैं, आईपीएस लोग काम कर रहे हैं, सब किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, और जनता के द्वारा चुने गए शासन है। यानी कि जनता के द्वारा ही चुने गए जो प्रतिनिधि है वो शासन करते हैं। जनता के द्वारा ही चुने गए जो प्रतिनिधि है वो वही शासन करते हैं। तो यहां सब कुछ हो रहा है जनता के लिए, और जब जनता के लिए सब कुछ हो रहा है तो वो लोकतंत्र है, जनतंत्र है। समझ में आया? तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि लोकतंत्र का परिभाषा यह है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। समझ में आ गया? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। कभी कभी ये चीज दे देगा कि बताइए ये परिभाषा किनका दिया गया है, या फिर पूछ देगा अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा क्या है। ये सब क्वेश्चन पूछता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? बता दीजिए, समझ में आ गया ना? तो ये है प्यारे बच्चों लोकतंत्र का परिभाषा, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। समझ में आया? हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ठीक है। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। एकदम सिंपल है, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों एकदम सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के बारे में तो हम आपको शायद समझा चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा चुके हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब ना हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। चूंकि देखिए, लोकतंत्र तो अच्छी बात है, लोकतंत्र तो प्यारे बच्चों अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में ना विभिन्नता पाया जाता है। लोकतंत्र में विभिन्नता, विभिन्नता, विभिन्नता को ही कहा जाता है विविधता, विविधता। और हम लोग विविधता में रहते हैं। विविधता मतलब समझते हैं, विभिन्नता मतलब समझते हैं, अभी हम आपको समझाते हैं। जिससे हम लोग देखते हैं कि हम अपने समाज में अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, ऊंची जाति, नीची जाति, अमीर, गरीब, मतलब बहुत तरह से हमारा समाज बटा हुआ है। और बहुत तरह से समाज बटा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं? विभिन्नता या फिर विविधता, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमारा समाज जो है वो बहुत तरीके से बटा हुआ है। जाति के आधार पर बटा हुआ है, धर्म के आधार पर बटा हुआ है, भाषा के आधार पर बटा हुआ है, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है, समुदाय के आधार पर बटा हुआ है, यानी कि बहुत तरीके से बटा हुआ है। समझ गए ना? तो इतना भाग में बटा रहने के बाद भी हम लोग एक के साथ मिल करके रहते हैं, सब लोग भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, और उसी को कहा जाता है विविधता में एकता। क्या कहते हैं उसको? उसको प्यारे बच्चों कहते हैं विविधता में एकता। क्या कहते हैं? विविधता में एकता, ठीक है ना, उसको कहा जाता है विविधता में एकता। तो हमारा जो लोकतंत्र है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, और विभिन्नता मतलब प्यारे बच्चों विविधता। समझ गए ना? अच्छा, आप लोगों से हम एक सवाल पूछते हैं, जो हमारे लोकतंत्र में विभिन्नता पाई जाती है, क्या ये अच्छा है या फिर बुरा है? आप लोग बताइए, अच्छा है या खराब है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपका सोच क्या है, फिर हम आपको सोच बताएंगे अपना। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में जो लोकतंत्र है उसमें जो विभिन्नता है, जो विविधता है, जहां अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो विभिन्नता है ना। तो यहाँ जो विभिन्नता है वह लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है कि खराब है? जल्दी से बताइए,
देखना चाहते हैं। कुछ एक बच्चे हैं जिनका का नाम है कि अच्छा है, और एक बच्चे हैं जिनका का नाम है कि सर बुरा है। ठीक है ना, एक बच्चे हैं जिनका का नाम है कि सर अच्छा है, और एक बच्चे हैं जिनका का नाम है कि बुरा है। अच्छा, चलिए भाई हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये एक बगीचा है और दूसरा प्यारे बच्चों बगीचा ये है। ठीक है, एक बगीचा इधर है और दूसरा बगीचा इधर है। इस ये वाला जो बगीचा है इसमें बहुत तरह का फूल लगा हुआ है। ये प्यारे बच्चों गुलाब का फूल लगा हुआ है, चमेली का फूल लगा हुआ है, गेंदा का फूल लगा हुआ है, ठीक है ना, और भी अड़हुल का फूल लगा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि बहुत प्रकार के इसमें फूल लगे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत प्रकार के फूल लगे हुए हैं। और ये वाला जो है प्यारे बच्चों जो दूसरा बगीचा है इसमें सिर्फ गुलाब का फूल लगा हुआ है, मान लेते हैं, समझ गए ना, इसमें सिर्फ गुलाब का फूल लगा हुआ है। अब आप बताइए ज्यादा सुंदर आपको कौन दिखेगा, ज्यादा आकर्षक कौन दिखेगा? ढेर सारा फूल लगा हुआ है जो, या फिर सिर्फ एक फूल लगा हुआ है जो? ज्यादा आपको आकर्षक कौन दिखेगा? ये हो गया हमारा पहला नंबर बगीचा और ये हो गया दूसरा नंबर बगीचा। बताइए ज्यादा आपको सुंदर कौन दिखेगा? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा कि सर ज्यादा सुंदर तो ये ना दिखेगा, क्योंकि इसमें गुलाब के भी फूल है, चमेली के भी फूल है, अड़हुल के भी फूल है, गेंदा के भी फूल है, 10 बजिया भी है, बहुत तरह का फूल लगा हुआ है भाई। तो जाहिर सी बात है, जब इतना तरह का फूल लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कौन सा बढ़िया लगेगा बगीचा? बढ़िया बगीचा तो सर ये वाला लगेगा। अब जरा यही चीज प्यारे बच्चों हमारे लोकतंत्र में भी है, समझ में आया? यही वाला सेम चीज हमारे लोकतंत्र में भी है। लोकतंत्र में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, जैन धर्म भी रह रहे हैं, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं। तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा ना। अगर सिर्फ एक धर्म के लोग रहे तो बताइए अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा नहीं ना। सिर्फ अगर एक धर्म के लोग रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, जात के आधार पर भी बहुत सारे जाति पाए जाते हैं, कोई भूमियार है, कोई ब्राह्मण है, कोई कोयरी कुर्मी है, कोई पासवान है, कोई मतलब बहुत तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो सब मिल करके रहते हैं, तो ये चीज ज्यादा बढ़िया है। अनेक भाषा के लोग रह रहे हैं, कोई भोजपुरी बोल रहा है तो कोई हिंदी बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है। तो यहाँ अनेक भाषा के भी लोग रहते हैं। अगर हम सिर्फ बोले कि सिर्फ हिंदी वाला लोग भारत में रहेगा, संभव है? अच्छा लगेगा? सिर्फ हम बोले कि सिर्फ हिंदी भाषी लोग बोलेगा, हिंदी भाषी लोग रहेगा, भोजपुरी भाषी लोग रहेगा, क्या कभी संभव हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब प्यारे बच्चों विभिन्नता है, यहाँ क्या है? विभिन्नता है, विविधता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। क्या है? लोकतंत्र के लिए खराब नहीं है, बल्कि क्या है? अच्छा है। समझ में आया? लोकतंत्र में है अच्छा बात है, समझ में आ गया ना? लोकतंत्र में क्या है? अच्छा बात है, समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज देखिए, ये गुलाब, ये चमेली, ये गेंदा, ये अड़हुल, ठीक है ना, सब मिलकर के अगर एक ही बगीचे में है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लोग कभी आपस में लड़ते नहीं कि गुलाब कहता है करे हम थोड़ा ज्यादा धमकते हैं तो हमारा राज रहेगा। ऐसा कभी होता है क्या? चमेली कहता है करे, लोग बोलता है चमेली का तेल, हम चमेली राजा है भाई, हमारा वर्चस्व रहेगा। कभी चमेली ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है, ठीक है ना, हमारे समाज में ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे समाज में अमीर गरीब, ऊंची जात नीची जात बहुत ज्यादा होता है, और हमेशा इस बात को लेकर के लोग लड़ते रहते हैं। ऊंचा वाला जात वाला कहेगा अरे हम तो ऊंचा जात वाला है भाई, निचला जात का हम कुछ समझेंगे, दबा करके रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अमीर आदमी कहेगा हमारे पास तो बहुत रुपया है, हम गरीब को नहीं समझेंगे, गरीब को हम अपना यूज करेंगे भाई। तो हमारे समाज में ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे समाज में जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता वाले समाज में ना कभी कभी टकराव होते रहता है। क्या होते रहता है? टकराव होता है, लोग आपस में ही टकरा जाता है, एकदम लड़ा लड़ी मारा मारी, मर्डर कर देता है, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, लाठी डंडा सड़ फाड़ दिया, ये कर दिया, नाक मुंह तोड़ दिया। मतलब हमारे समाज में क्या होता है जी? विभिन्नता है ना, इसके कारण से टकराव होते रहता है। अगर एकता रहता तो टकराव नहीं होता, अगर विभिन्नता नहीं रहता तो टकराव होने का कोई बात ही नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे समाज में विभिन्नता है, इसके कारण से ना टकराव होते रहता है, और ये हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक भी है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं अभी, कि जब सामाजिक विविधता के कारण, ध्यान से समझिएगा, जब सामाजिक विविधता के कारण, जब सामाजिक विविधता के कारण, जब सामाजिक विविधता के कारण, जब सामाजिक विविधता के कारण आपस में लोग टकराते हैं, समझ गए ना। जब सामाजिक विविधता के कारण आपस में क्या होता है? टकराव होता है।
ठीक है ना। समाज में आपसी जब सामाजिक विविधता के कारण आपस में टकराव होता है, आपस में टकराव होता है, आपस में टकराव होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक विविधता कहा जाता है। सामाजिक विविधता कहा जाता है। समझ में आया? मतलब हमारे समाज में ना बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे मजहब, बहुत सारे भाषा के लोग, ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, सब रहते हैं। और वही लोग जब आपस में टकरा जाते हैं, आपस में जब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तब क्या होता है? जैसे आप लोग कभी कभी सुनते होंगे, हिंदू मुस्लिम से भिड़ गया, हिंदू आदमी मुस्लिम से भिड़ गया, ये 2 हिंदू के काट दिया तो उधर से 10 को मुस्लिम के काट दिया। इस प्रकार से होता है ना। है? हमेशा देखते होंगे अमीर गरीब में क्या होता है? लड़ाई होते रहता है। हमेशा देखते होंगे एक जाति वाला दूसरे जाति से लड़ते रहता है, गोतिया में लड़ाई होते रहता है। तो ये सब क्या होता है? समाज में क्या टकराव होते रहता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? सामाजिक विविधता। कि जब सामाजिक विविधता के कारण आपस में टकराव होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामाजिक विविधता, या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक विभाजन भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन भी बोलते हैं। समझ में आ गया ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, जो बच्चे अभी तक ना क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक करिए। जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को लाइक करिए तो, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीज जो सामाजिक विविधता हो रहा है, जो आपस में लोग टकरा रहे हैं, जो मर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ मर कट रहे हैं, ये क्या हमारे देश के लिए बढ़िया है? बताइए, ये क्या हमारे देश के लिए बढ़िया है? तो ये देश के एकता और अखंडता के लिए बढ़िया नहीं है। समझ में आ गया ना? अभी हम लोग कहते हैं कि हमारा भारत अखंड भारत है, तो क्या ये हमारी अखंडता के लिए बढ़िया है? बताइए। तो सामाजिक विभाजन देश के एकता और अखंडता के लिए घातक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक विभाजन, ठीक है ना? सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन देश के एकता और अखंडता के लिए, देश के एकता और अखंडता के लिए, एकता और अखंडता के लिए क्या है प्यारे बच्चों? घातक है। ठीक है, एकता और अखंडता के लिए क्या है? घातक है। यानी कि अगर हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें तो हमारा देश और ज्यादा विकास करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? एकता और अखंडता में बट जाते हैं। समझ गए ना? आपस में ही लड़ जाते हैं, आपस में ही भिड़ जाते हैं, आपस में ही हम दोनों के बीच में क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको तो समझ में आ गया कि लोकतंत्र में विभिन्नता पाई जाती है, और विभिन्नता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी यही विभिन्नता नुकसानदायक भी हो जाता है जब लोग आपस में टकरा जाते हैं। और आपस में जब टकराते हैं तो वो चीज हमारे देश के एकता अखंडता के लिए क्या हो जाता है? नुकसानदायक हो जाता है। अब देखिए, आपस में जो सामाजिक विभाजन होता है, जो सामाजिक विभाजन होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सामाजिक विभाजन के प्यारे बच्चों बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है ना? सामाजिक विभाजन के कारण, ठीक है, सामाजिक विभाजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं भाई? सबसे पहला कारण कौन सा होगा? बताइए आप लोग। सबसे पहला कारण जन्म के आधार पर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? सबसे पहला कारण तो जन्म के आधार पर ही आप मान लीजिए। जन्म के आधार पर कहने का मतलब हम किस जाति में जन्म ले रहे हैं, क्या ये हमारे हाथ में है? क्या ये हमारे हाथ में है? हम किस धर्म में जन्म ले रहे हैं, क्या ये हमारे हाथ में है? अगर धर्म में जन्म ले रहे हैं आराम से नीचे तय कर, अंदर पेट के अंदर ही तय कर लेते हैं हमको इस धर्म में जाना है। ठीक है ना? उसके अलावा प्यारे बच्चों भाषा के आधार पर हम अभी हिंदी बोलते हैं, अगर पहले से हमारे हाथ में रहता हम कहते अरे हम अंग्रेजी बोलते जन्म लेंगे। समझ गया ना? तो ये सब चीज हमारे हाथ में नहीं होता है, और इन्हीं सब चीजों के कारण क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, इन्हीं सब चीजों के कारण टकराव होता है। समझ में आया? तो जन्म में क्या क्या हो जाएगा? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, समुदाय। ध्यान रखिएगा, क्या क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, जाति हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गया, क्षेत्र के आधार पर भी होता है भाई।
क्षेत्र के आधार पर भी होता है, समुदाय के आधार पर भी होता है, हमेशा टकराव होता है। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि तमिलनाडु में बिहार मजदूर को काटा जा रहा है, तब महाराष्ट्र में बिहार मजदूर को मार करके भगाया जा रहा है, होता है ना। तो ये सब होता है क्षेत्र के कारण। बिहार के रहे तो उसको मार के काट दो, मार के भगा दो, होता है ना। तो जाति के आधार पर होता है, हम इस जाति के हैं तो तू वो जाति के है, तो दोनों जाति वाला लड़ गया, होता है ना। अरे हम इस जाति के हैं तू जाति के है, अपना जाति वाला के लोग सपोर्ट करता है, तो दो जाति वाला है तो सबके बीच क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। धर्म के आधार पर लड़ाई, हम हिंदू है तो मुस्लिम है, हिंदू के बारे में गलत बोलेगा तो मार के काट देंगे, होता है ना। इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम में लड़ाई क्यों होता है, इसीलिए तो होता है। उसके अलावा भाषा के आधार पर, हम बोल रहे हैं हिंदी, तुम बोल रहा है भोजपुरी, वो बोल रहा है तेलुगु, वो बोल रहा है तमिल, वो बोल रहा है मैथिली, आपस में भिड़ जाते हैं। अरे हम हिंदी भाषी हैं भाई, तुम उर्दू भाषी हो भाई, मार के काट दो, ठीक है ना। क्षेत्र के आधार पर होता है, उसके अलावा समुदाय के आधार पर होता है। तो इन सभी के कारण क्या होता है, समाज में टकराव होता है कि नहीं होता है, बताइए। समाज में टकराव होता है ना। इन सब के कारण क्या होता है, समाज में टकराव होता है। सबसे पहला कारण तो हो गया जन्म के आधार पर। दूसरा प्यारे बच्चों और होता है, दूसरा प्यारे बच्चों और होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है व्यक्तिगत विविधता। दूसरा क्या होता है, व्यक्तिगत विविधता। व्यक्तिगत, दूसरा होता है व्यक्तिगत विविधता। दूसरा क्या होता है, व्यक्तिगत विविधता होता है। व्यक्तिगत विविधता में मतलब क्या होता है, जो चीज हमारे हाथ में है उस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो चीज हमारे बस में है हम उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस पर भी हम लड़ जाते हैं। सबसे पहला रंग के आधार पर, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला रंग के आधार पर, इसी को बोला जाता है नस्ल के आधार पर भी, समझ गए ना। तो रंग के आधार पर सिर्फ रंग लिखते हैं, जैसे काला गोरा, ठीक है ना, काला गोरा के आधार पर। जब अंग्रेज लोग यहाँ थे तो काला गोरा के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। अमेरिका में जब प्यारे बच्चों आप लोग जाइएगा तो वहाँ काला गोरा के आधार पर ना बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, ठीक है ना। अब महात्मा गांधी को आप लोग जानते होंगे कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो उनको ये कह करके ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था कि तुम ब्लैक इंडियन हो, ठीक है ना, तुम काले हो, ये कह करके उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो काला गोरा के आधार पर हमेशा भेदभाव होता है, ठीक है ना। गांव में जाते होंगे, देखते होंगे कोई करिया है, उसको बोल अरे करियट्ठा कने जा रहा है इधर सुन, बोलता है ना। जो गोर है उसको बोल देता है अरे गोरखा कने जा रहा है इधर सुन, बोलता है कि नहीं बोलता। तो काला गोरा के आधार पर भेदभाव है। जिसको करियट्ठा बोल दिया एकदम सीना तान ले है, अरे तुम्हारा काहे करियट्ठा बोल दिया होता है ना ऐसा। तो इस प्रकार से भेदभाव होता है, टकराव उसमें भी हो जाता है। जो चीज हमारे हाथ में है, जिस चीज को हम बचा सकते हैं वहां भी नहीं बचा पाते हैं, और प्यारे बच्चों वहां पर भी टकराव हो जाता है। नस्ल के आधार पर होता है, ठीक है ना, नस्ल के आधार पर भी भेदभाव होता है, ठीक है। नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव होता है। अमीरी गरीबी के आधार पर क्या होता है, भेदभाव होता है। तो ये सब प्यारे बच्चों हो जाते हैं क्या, व्यक्तिगत विविधता में ये सब आता है। मतलब कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम उस पर भी अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। तो इन सब चीज के कारण भी क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। समझ में आया, इन सब चीजों के कारण क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। समझ में आ गया। अच्छा, अब तीसरा होता है व्यक्तिगत पसंद। तीसरा प्यारे बच्चों एक और होता है व्यक्तिगत पसंद। व्यक्तिगत पसंद, व्यक्तिगत पसंद। जैसे मान लिया जाए, अभी आप लोग सुनते होंगे धर्मांतरण का बात बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि धर्म परिवर्तन करा रहा है, समझ गए ना। व्यक्तिगत पसंद में हम यही लिख सकते हैं धर्मांतरण, 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 जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कहने का मतलब बहुत सारा बात अभी आप लोग डेली न्यूज में आता होगा कि कोई हिंदू लड़का हिंदू लड़की से प्यार कर, कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन करा करके उसको हिंदू बना दिया, सुनने में आता है ना ऐसा। या फिर कोई मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की को क्या किया, हिंदू लड़की को अपने बस में कर लिया, हिंदू लड़की से प्रेम कर लिया, प्यार कर लिया और उसको क्या कर दिया, हिंदू से मुस्लिम बना दिया, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि हिंदू से धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम में चला गया या फिर मुस्लिम से धर्म परिवर्तन करके हिंदू में चला गया। अभी तो भाई ये मामला बहुत जोर शोर से है, ठीक है ना, अभी ये मामला बहुत जोर शोर से है, ठीक है। और धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो आप लोग सब लोग सुने हैं, वो तो इस मामले में भाई खुल करके बोलते हैं एकदम, ठीक है ना। हिंदू राष्ट्र तक क्या बहुत खुल करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, धर्म परिवर्तन यानी कि जो व्यक्तिगत पसंद है,
किसी का पसंद है कि हम हिंदू ना रहे, भाई हमको मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा है, मुस्लिम में चला गया। किसी मुस्लिम को लग रहा है कि नहीं मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है, हिंदू में आना चाहते हैं, तो वो हिंदू में आ जाता है, आता है ना। तो ये होता है व्यक्तिगत पसंद। तो व्यक्तिगत पसंद के भी आधार पर क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है। अब कोई हिंदू मुस्लिम बन गया तो उसको क्या कहेगा कि जाओ तुम्हारा पिंड दान कर दिए, तू घर से भागो, तुम्हारा अब यहाँ कोई नहीं है, होता है ना। एक अभी अभी एक दो दिन पहले हम एबीपी न्यूज देख रहे थे, न्यूज में भी हम देखे हैं कि एक लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेता है, उसके घर वाले ना पिंड दान कर दिए। एक लड़की जो कि हिंदू थी वो मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, वो उसके घर वाले ना पिंड दान कर दिए, बोल दिए कि हमारा बेटी मर गई, हमारा बेटी अब है ही नहीं, हम नहीं अपनी बेटी को जानते हैं। पिंड दान करके निश्चिंत हो गई भाई, समझ गए। तो ये सब चीज होता है, जो व्यक्तिगत पसंद है ना उसके आधार पर भी क्या होता है, समाज का विभाजन होता है। तो ये सब चीज आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ओके, समझ गए ना, समझ गए। हाँ, अब देखिए, अब आप लोग समझिएगा, बस हम एग्जांपल दे रहे हैं। अब आप लोग ना इसको गलत वे में अदरवाइज मत लेकर के कुछ ना कुछ कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। जो चीज है प्यारे बच्चों राजनीति शास्त्र में पढ़ना, हम उससे पढ़ा रहे हैं, हमें यहाँ पर राजनीति नहीं करना। जिस समय राजनीति कर लेंगे ना उस समय हम हिंदू मुस्लिम करेंगे या फिर क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अभी प्यारे बच्चों हमें राजनीति नहीं करना है। अभी हम सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस में पढ़ना है वो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ये तो सामाजिक विभाजन के कई सारे कारण होते हैं, जन्म के आधार पर होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर। इसके अलावा व्यक्तिगत विविधता भी होता है, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर भी होता है, जिसमें धर्मांतरण धर्म परिवर्तन होता है। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में सामाजिक विभिन्नता का क्या प्रभाव पड़ा। ये जो प्यारे बच्चों सामाजिक विभिन्नता हुआ, ये जो सामाजिक विभाजन हुआ, जो सामाजिक विभिन्नता हुआ, तो सामाजिक विभाजन का ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक विभाजन का, सामाजिक विभाजन का, सामाजिक विभाजन का विभिन्न देशों पर प्रभाव, ठीक है ना, विभिन्न देशों पर प्रभाव, विभिन्न देशों पर प्रभाव, ठीक है। सामाजिक विभाजन का विभिन्न देशों पर प्रभाव। हम सबसे पहला नाम लेते हैं अमेरिका का, सबसे पहला प्यारे बच्चों हम नाम लेते हैं अमेरिका का, अमेरिका का नाम लेते हैं सबसे पहले। अगर अमेरिका का नाम लेते हैं ना तो यहां पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो काले लोग पाए जाते हैं, ठीक है ना, ब्लैक अमेरिकन, और एक होता है प्यारे बच्चों गोरे लोग, ठीक है ना। एक होता है काले लोग और एक होता है गोरे लोग, एक है करियट्ठा और दूसरा है गोरखा। समझ में आया, अमेरिका में दो तरह के लोग मिलेगा, करियट्ठा और गोरखा, समझ में आ गया ना। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब हमेशा काले लोग और गोरे लोग ना आपस में लड़ते रहते थे, हमेशा काले लोग और गोरे लोग ना पहले आपस में लड़ते रहते थे। जैसे अभी आप लोग देखिए जो बाइडेन, जो अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, गोरे लोग हैं, लेकिन इसके पहले कौन थे, इसके पहले कौन थे, इसके पहले तो एक और थे, उसके पहले कौन थे, बराक ओबामा थे, बराक ओबामा आप लोग नाम सुने होंगे, और वो ब्लैक अमेरिकन थे, ठीक है ना, अश्वेत राष्ट्रपति उनको बोला जाता है, क्या, अश्वेत राष्ट्रपति। तो हमेशा काले और गोरे का लड़ाई वहां पर होते रहता था, ठीक है ना, जिसके कारण दोनों में मतभेद रहता था, ठीक है। हमेशा अमेरिका दो भागों में बटा रहता था, काला और गोरा, तो दो भागों में रहता था तो बहुत ज्यादा मतभेद होता था, ठीक है ना। तो वहां एक व्यक्ति हुए जिनको ना गांधी जी बोला जाता है, अमेरिका का गांधी बोला जाता है प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर किंग को, ध्यान रखिएगा, अमेरिका का गांधी बोला जाता है, अमेरिका का, अमेरिका का गांधी, अमेरिका का गांधी बोला जाता है किनको, मार्टिन लूथर किंग को, किनको, मार्टिन लूथर किंग को, अमेरिका का गांधी बोला जाता है मार्टिन लूथर किंग को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि रंग के आधार पर जो भेदभाव होता था ना, रंग भेद को ही समाप्त किया। क्या किए इन्होंने, रंग भेद को समाप्त किए, रंग भेद को समाप्त किए, ओके, रंग भेद को समाप्त कर दिए, ठीक है ना। ये क्या किए, रंग भेद को ही समाप्त कर दिए, कहे कि देखो भाई आपस में बेकार ना रंग के आधार पर लड़ते हो, रंग के आधार पर मत लड़ो, ठीक है ना, रंग के आधार पर मत लड़ो, रंग के आधार पर लड़ोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों को मिलाया, और इसलिए इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना, अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो अमेरिका का हम एग्जांपल ले लिए, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे बच्चों नीदरलैंड का, ठीक है ना, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं नीदरलैंड का, ठीक है ना, किसका, नीदरलैंड,
नीदरलैंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब नीदरलैंड के बारे में हम आपको क्या बताएं, यहाँ पर ये जो देश है ना, ईसाई देश है, ठीक है। ईसाई समझते हैं ना, जैसे हिंदू मुस्लिम ईसाई होता है, इस तरह से करके ईसा मसीह का पूजा करते हैं वे लोग, ठीक है ना। इस तरीके से करके ना भगवान को प्रणाम करेंगे, ईसा मसीह का पूजा करते हैं। देखे है ना, ईसा मसीह जिनको खंबा में इस तरीके से कांटी गाड़ करके टांग दिया गया था, ईसा मसीह, उनका पूजा करते हैं ईसाई धर्म के लोग, ठीक है ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों, ईसाई जो धर्म थे ना, ये दो प्रकार के ईसाई धर्म पाए जाते थे। एक तो रहते थे जिनका नाम था कैथोलिक, क्या नाम था, कैथोलिक, ध्यान रखिएगा। एक थे जिनका नाम था कैथोलिक, और दूसरा ईसाई धर्म के लोग थे ना, वो थे प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट, ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। ये दोनों भी ना आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है ना, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन बाद में जाकर के क्या किए, दोनों आपस में सहमति से क्या किए, मिलजुल गए। मतलब दोनों के बीच आपस में सौहार्द, दोनों के बीच बीच सौहार्द हो गया। सौहार्द मतलब बढ़िया रिलेशन हो गया भाई, तो दोनों के बीच सौहार्द हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक जगह पर ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इतना तरीके से मतलब ये विभिन्नता पाया जाता है, बटा हुआ है। हर एक देश में विभिन्नता था, और बहुत सारे देश विभिन्नता को खत्म करके एकता में बदले, और आज वो देश विकास कर गए। जैसे अमेरिका, काले गोरे का भेदभाव हटा करके एक हो गए, तो अमेरिका देखिए आज विकसित देश बन गया। नीदरलैंड बढ़िया हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, भारत देख रहे हैं कि भारत में इतना ज्यादा विविधता है कि यहाँ विकास हो ही नहीं सकता है। यहाँ के नेता भी विकास होने नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि नेता भी यहाँ जात पात ज्यादा करते हैं। यहाँ के नेता भी ना बहुत ज्यादा जात पात करते हैं, ठीक है ना। जात के आधार पर तो यहाँ पर चुनाव ही होता है, जात के आधार पर यहाँ चुनाव ही होता है। जिस दिन जात के आधार पर चुनाव बंद हुआ ना, वो देश विकास कर जाएगा, वो राज्य विकास कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जात के आधार पर होता है। इलेक्शन आया तो आदमी भी सब वैसा ही है, आदमी भी सब वैसा ही है। कोई जाएगा, नेता जाएगा, बोलेगा कि हम इस बार राशन कार्ड बनवा देंगे, मतलब एक राशन कार्ड पर अपना वोट बेच दिए और उनको दे दिए। अब क्या 5 साल में सिर्फ आपको उनसे राशन कार्ड ही बनवाना है, बताइए। वो तो आपको वादा किए हैं, प्रॉमिस किए हैं, आपको हम राशन कार्ड बनवा देंगे, आपको हम वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, 500 रुपया महीना मिलेगा, आप हमको वोट दे दीजिए। बुढ़ो भी आ गए उनके चक्कर में, और बुढ़ो भी जाकर के उनको दे दिए वोट, समझ गए। अब क्या हुआ, 500 रुपया में 5 साल, सोच लीजिए कितना सस्ता में आपका वोट खरीद करके चला गया। घर से पैसा देना पड़ा नहीं, सरकार का पैसा जा रहा है, सरकार का पैसा दे करके आपसे वोट खरीद लिया, समझ में आया। और आप लोग झांसे में आ जाते हैं, आपके माता पिता, आपके गार्जियन झांसे में आ जाते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम अपने गार्जियन को समझाइए कि जात के आधार पर वोट नहीं देना है, समझ में आ गया ना। अन्य लोग खोजता है जी, हमारे जात वाला कौन खड़ा हुआ है, जरा देखो तो उसी को वोट देंगे। अरे भाई, तुम्हारा जात वाला तुमको भोजन दे देगा, अगर दुख आएगा ना, विपत्ति आएगा ना, तो अपने जात वाला सबसे जल्दी देख करके हंसेगा, ठीक है ना। अपने जात वाला कभी नहीं चाहता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अपना जात वाला ही अपना जात का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन इस बात को लोग समझता कहाँ है। अपना जात वाला ही ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दूसरा जात वाला आपका मदद कर देगा, अपना जात वाला कभी आपको मदद नहीं करेगा, कहे कि जानेगा नहीं कि जात में हमरा से बड़का ही बन जाएगा ना, अब से तो हम अपन जात में हम बड़का है। तो अपन जात वाला ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और लोग अपना जाति वाला राजनीति करते हैं। तो जाति वाला राजनीति छोड़िए, ठीक है ना, विकास वाला राजनीति करिए ना, तब देखिए कैसे देश विकास करता है, समझ गए, तब जाके कैसे विकास करेगा। तो ये चीज सबको समझना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों बात दो देश का। अब देखिए आपके किताब में ना जो दिया गया है वो दो देश के बारे में बताया गया है। एक बताया गया है क्या, बेल्जियम, और दूसरा श्रीलंका, कि किस तरीके से श्रीलंका सत्ता में साझेदारी किया। जैसे देखिए यहां पर क्या हुआ, काला और गोरा, काला गोरा के बीच में सत्ता में साझेदारी हुआ कि देखो भाई आधा पावर काला को भी रहेगा, गोरा को भी पावर रहेगा, दोनों के बीच एकदम साझेदारी हो गया, मिलजुल करके रहो। उसी प्रकार से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में भी क्या हो गया, साझेदारी हो गया, दोनों मिलजुल करके रहो तो देश विकास करेगा, मिलजुल करके रहे तो विकास कर गया। और वैसे ही दो देश है प्यारे बच्चों, बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है ना, दो देश हैं बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले ना हम आपको बेल्जियम के बारे में बताते हैं, और तब हम आपको श्रीलंका पर भी लेकर के जाएंगे। लेकिन पहले बेल्जियम के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है ना। यहां से आपको यह चीज पता चलेगा कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है ना। अभी देखिए चैप्टर का नाम क्या था प्यारे बच्चों,
चैप्टर का क्या नाम था? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अभी तक हम आपको सिर्फ लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे थे, अब हम आपको पढ़ाएंगे सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता में साझेदारी कैसे किया जाता है, क्या सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो देश विकास नहीं करेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं करेगा। सत्ता में साझेदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में भी देखते हैं ना, सत्ता में साझेदारी होता है। जौन जाति का वोटर ज्यादा जहां है उसी जाति वाले लोगों को खड़ा किया जाता है। ठीक है, पासवान का इलाका है तो पासवान जाति को खड़ा कर दो, भूमियार का इलाका है भूमियार जाति को खड़ा कर दो। ठीक है ना, तो जाति के आधार पर, मतलब कि वहां पर क्या हो रहा है? सत्ता का साझेदारी। ठीक है ना, सत्ता का साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी। हम लोग ब्राजील और श्रीलंका ये दो देश का उदाहरण लेंगे और ये दोनों देश के उदाहरण के माध्यम से ये हम लोग समझेंगे कि एक देश जिसने सत्ता में साझेदारी किया वो देश कैसे जल्दी विकास कर गया, और दूसरा जो सत्ता में साझेदारी नहीं किया वो देश अभी तक कैसे पिछड़ा हुआ देश बना हुआ है। तो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है प्यारे बच्चों, ये चीज अभी आपको पता चलेगा। ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं ना, ये है बेल्जियम का मैप। ठीक है, ये है बेल्जियम का मैप, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही है बेल्जियम का मैप। ये जो बेल्जियम है मुख्य रूप से ना दो भागों में, तीन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये जो बेल्जियम है ना मुख्य रूप से दो तीन भागों में बटा हुआ है, तीन भागों में। और ये जो बटा हुआ है, ये जो विभाजन हुआ है ये भाषा के आधार पर हुआ है। ठीक है ना, ये विभाजन हुआ है भाषा के आधार पर। ठीक है, ऊपर देख लीजिए। अच्छा, पहले हम बेल्जियम के बारे में एक चीज बता देते हैं कि बेल्जियम एक यूरोप का देश है। बेल्जियम का नाम अगर आप सुने हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा कि बेल्जियम जो है ना वो एक यूरोप का देश है और ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अपना जो हरियाणा है ना, पंजाब हरियाणा नाम सुने ना, हरियाणा जितना बड़ा ही ये देश है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हरियाणा जितना बड़ा ये देश है। यहाँ का आबादी प्यारे बच्चों मात्र 1 करोड़ है। ठीक है, यहाँ का आबादी कितना है? बेल्जियम का आबादी कितना है? मात्र 1 करोड़। आबादी की अगर बात करें ना तो 1 करोड़ आबादी यहाँ का है। ठीक है ना, 1 करोड़ मतलब क्या होता है? 100 लाख। 100 लाख मतलब यहाँ 100 लाख लोग रहते हैं, यानी 1 करोड़ लोग रहते हैं। 1 करोड़ जितना बड़ा ये देश है। अच्छा, ये जो 1 करोड़ है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो 1 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, 1 करोड़ लोग मतलब 1 करोड़ में कितना हो गया जी? 100 लाख। हम 100 लाख लिखते हैं। ठीक है ना, ये जो 100 लाख लोग हैं इसमें से प्यारे बच्चों 70 लाख, ध्यान रखिएगा, इसमें से ना 59% क्या है? डच भाषी हैं। ऊपर जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं ना, पूरा हरा कलर वाला जो भाग देख रहे हैं, ये डच भाषी है। डच एक प्रकार का भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, भोजपुरी भाषा है, उसी प्रकार से डच एक भाषा है। तो ये जो हरा वाला इलाका आप देख रहे हैं, इधर पूरा लोग रहता है डच भाषी, डच भाषा बोलने वाला लोग ना इधर रहता है। और ये जो हरा वाला इलाका है ना, इसका नाम है प्यारे बच्चों फ्लेमिश इलाका। यहां पर लिख दिए हैं 59% डच भाषी हैं, फ्लेमिश इलाका। यानी कि 100 लाख में प्यारे बच्चों 59 लाख लोग क्या हैं? 100 लाख में 59 लाख लोग जो हैं ये क्या है? डच भाषी हैं। ठीक है, क्या है? डच भाषी हैं। ये तो देख लिए 59 लाख लोग, यानी 59% लोग क्या हैं? डच भाषी हैं, जो कि फ्लेमिश इलाका में रहते हैं। ठीक है ना, बेल्जियम में। अच्छा, बाकी 40% फ्रेंच भाषी हैं। ठीक है, 40% यानी कि 40 लाख लोग क्या है भाई? फ्रेंच भाषी हैं, फ्रेंच भाषी हैं। यानी कि मुख्य रूप से ये जो पूरा बेल्जियम देश है ये 2 भागों में बटा हुआ है भाषा के आधार पर। आधा से ज्यादा मतलब कहने का मतलब कि 59% लोग जो हैं, 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, मतलब डच भाषी हैं, और ये रहते हैं फ्लेमिश इलाका में, मतलब ऊपर वाले इलाके में। और नीचे है प्यारे बच्चों, ये है क्या? ये है फ्रेंच भाषी का इलाका, जहां लोग फ्रेंच भाषी बोलते हैं, और इस इलाका को बोलते हैं बेलेनिया इलाका। क्या बोलते हैं? बेलेनिया इलाका, समझिएगा जरा ध्यान से। और 1% जर्मन भाषी है। इधर आप लोग साइड में देख रहे होंगे हल्का ग्रीन कलर का, ठीक है, सॉरी ग्रीन नहीं, येलो कलर का, ठीक है ना, ये हो जाता है प्यारे बच्चों 1% लोग, और वो जर्मन भाषी बोलते हैं, मतलब जर्मन भाषा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में हैं। ठीक है ना, कुल मिलाकर के 3 भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में हैं। सबसे ज्यादा संख्या किनका है? सबसे ज्यादा संख्या है ये डच भाषी का, और उसके बाद है फ्रेंच भाषी का। लेकिन डच भाषी का संख्या ज्यादा है, लेकिन ये लोग थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, कमजोर पड़ जाते हैं, मतलब ज्यादा समृद्ध नहीं है, ज्यादा सुखी संपन्न नहीं है।
लेकिन ये 40% जो फ्रेंच भाषी हैं ये ज्यादा सुखी संपन्न है, ठीक है ना, ज्यादा सुखी संपन्न है। होता क्या था कि ये 1% वाले को तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, 1% हो तो कोई वैल्यू रहता है क्या, कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो ये डच भाषी और फ्रेंच भाषी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कहीं भी कुछ भी हो तो कहता था कि डच भाषी के अंडर में फैसला होना चाहिए, ये कहता था फ्रेंच भाषी वाला कि नहीं नहीं हमारे पक्ष में फैसला होना चाहिए। तो ये डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों क्या करते थे, आपस में झगड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है ना। अब ये बात तो वहां के लोगों को समझ में आ गया कि देखिए भाई दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पूरे बेल्जियम का बात। अब अगर हम चलते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, यहां पर आप लोग बीच में ये देख रहे होंगे ये वाला इलाका प्यारे बच्चों, ये ब्रुसेल्स है, बेल्जियम का राजधानी है। जैसे बिहार का राजधानी पटना, वैसे बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स की अगर बात किया जाए तो 80% वहां फ्रेंच भाषी हैं और 20% डच भाषी हैं। मतलब देखिए पूरे बेल्जियम में डच भाषी की संख्या ज्यादा है लेकिन राजधानी में डच भाषी का संख्या कम है। पूरे बेल्जियम में फ्रेंच भाषी का संख्या कम है लेकिन राजधानी में फ्रेंच भाषी का संख्या ज्यादा है। मतलब पूरे देश से उल्टा समीकरण था वहां के राजधानी में, समझ गए ना, पूरा देश से उल्टा समीकरण था वहां के राजधानी ब्रुसेल्स में। अब दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा था। राजधानी में कुछ समीकरण अलग है, राजधानी में ज्यादा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं लेकिन पूरा ब्रुसेल्स में डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। तो दोनों के बीच समीकरण नहीं बैठ रहा था, दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। जिस तरीके से हम लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर झगड़ते हैं ना, वैसे ये लोग भाषा के आधार पर झगड़ते रहते थे। तो इससे क्या हो रहा था, तालमेल नहीं बैठ रहा था, देश विकास नहीं कर रहा था। कहा वहां की सरकार ने सोचा, लोगों ने सोचा कि भाई ये बात हमें मानना होगा कि हम आपस में झगड़ रहे हैं, इससे विकास नहीं चल पाएगा। जिस घर में ज्यादा झगड़ा होता है वो घर विकास नहीं करता है। तो हमें आपस में मेलजोल करना होगा, कुछ ऐसा नियम कानून संविधान बनाना होगा कि हम आपस में मिलजुल करके रहें। और ऐसा ही किया वहां के लोगों ने। क्या किया जरा देखिए ध्यान से, आखिर आपस में साझेदारी कैसे किया। जब इतना ज्यादा है अलग भाषा बोलने वाला, इतना ज्यादा है अलग भाषा बोलने वाला, तो फिर आपस में साझेदारी कैसे हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा। साझेदारी ये हुआ कि पहले तो सब लोगों ने यह बात स्वीकार किया कि नहीं हम लोगों में क्षेत्रीय अंतर है, ठीक है ना, क्षेत्र में अंतर है और सांस्कृतिक विविधता भी है। इस बात को लोगों ने स्वीकार किया। जब तक गलती को स्वीकार नहीं करेंगे ना तब तक आप सुधार कर ही नहीं सकते हैं। कुछ लोगों को यह दिक्कत होता है गलती को एक्सेप्ट करना, कुछ लोग गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। और जब तक वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे गलती को सुधारेंगे क्या। जब तक आप ये ना कह लें कि हाँ हम में ये कमी है, आप गलती को क्या सुधार सकते हैं, नहीं सुधारिएगा ना। तो आप गलती को सुधार नहीं सकते हैं जब तक कि आप एक्सेप्ट ना करें। और हम अपने बारे में बता रहे हैं आपको पर्सनली, हम प्यारे बच्चों अलग टाइप के इंसान हैं। हम लोगों को कहते हैं कि हमारे अंदर जो कमी दिखे वो खुल करके बताओ। अगर हमारे अंदर की कमियों को तुम छुपाते हो, हमारे अंदर की कमी को अगर नहीं बताते हो तो तुम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कि तुम चाहता है कि आओ बिगड़ते रहे। अगर कोई तुम्हारी कमियों को नहीं बताता है ना, सिर्फ तुम्हारा बड़ाई करता है, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो कमी बता रहा है ना उस पर तुम गुस्सा मत करो, जो कमी बता रहा है उसको अपना दोस्त समझो कि तुमको सुधरने का मौका दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को कहते हैं कि हमारे अंदर कमियां ढूंढो भाई, कमियां बताओ, ठीक है ना। अगर हम कहीं पर पढ़ाते भी हैं तो हम कहते हैं कि कमियां ढूंढ करके बताओ, कहां पर हमसे मिस्टेक हो रहा है, कहां पर हम गलत पढ़ा रहे हैं, ये चीज हमें बताओ, हमें अच्छा लगता है, हम उसको सुधारेंगे ना। ये चीज नहीं कि अगर कहीं हम मिस्टेक से गलत पढ़ा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा खराब लग जाएगा कि अरे हमारा तो पढ़ाया हुआ गलत निकाल दिया। ये चीज हमें खराब नहीं लगता है, कभी खराब नहीं लगता है। अगर कोई हमारे मिस्टेक्स को बताता है कि ये सर आपका यहाँ पर मिस्टेक है, आप यहाँ पर गलत कर दिए, ये चीज आपको ऐसे बताना चाहिए, हमें खुशी होता है कि चलिए भाई लोगों ने हमें बताया, हमको सुधारने का मौका दिया। ये चीज ना हमें बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, वहां के लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ भाई हम में विविधता है, ठीक है ना। और जब ये बात सब लोगों ने स्वीकार कर लिया तो 1970 से 1993 के बीच में 4 बार संविधान में संशोधन किया गया ताकि सब लोग मिलजुल करके रहें। संविधान में संशोधन मतलब समझते हैं, पहले से जो नियम कानून है उस कानून को बदल करके एक नया नियम कानून बनाना ताकि लोग मिलजुल करके रहें, ठीक है ना। तो वहां के लोगों ने क्या किया, कहा कि नहीं संविधान में बदलाव अब होना चाहिए, ठीक है ना। तो संविधान में 4 बार बदलाव हुआ, 4 बार संशोधन हुआ ताकि वहां के लोग मिलजुल करके रहें। अब जो नियम कानून बना उसमें यह नियम कानून बना कि केंद्र सरकार में यानी कि सेंट्रल में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगा,
जैसे देखिए, ये डच भाषी थे, ये फ्रेंच भाषी थे, दो भाग में पूरा देश बटा हुआ था। तो ये नया नियम बन गया कि देखिए भाई, मंत्री का संख्या बराबर बराबर होगा, डच भाषी का भी मंत्री और फ्रेंच भाषी का मंत्री बराबर। जैसे 50 मंत्री डच भाषी का, तो 50 मंत्री रहेगा फ्रेंच भाषी का भी, कि दोनों तरफ से एकदम बराबर फैसला हो, ठीक है ना। तो ये नया संविधान में हुआ कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या एकदम समान होगा, तथा दोनों की सहमति से ही नया कानून पारित होगा। कोई भी नया कानून लाना होगा तो दोनों के सहमति से होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये पहला चीज। दूसरा, क्षेत्रीय सरकार की शक्ति को बढ़ाया गया, ठीक है ना। यानी कि जो निचले वाले सरकार है ना, उनकी शक्ति को क्या किया गया, बढ़ाया गया, कि जो निचला सरकार है वो अपना मन से भी कोई काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि निचला सरकार को सब कुछ अगला सरकार से पूछ करके करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों, अभी क्या होता है, राज्य सरकार को अलग पावर है, केंद्र सरकार को अलग पावर है। यह बात अभी होता है कि बिहार सरकार को अलग पावर है, राज्य सरकार को अलग पावर है, केंद्र सरकार को अलग पावर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है जिसमें राज्य सरकार को पावर है, कुछ चीजें ऐसा होता है जिसमें केंद्र सरकार को पावर है, कुछ चीजें ऐसा होता है जिसमें दोनों सरकार मिलजुल करके काम करती है। आगे हम आपको ना सूची पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची। संघ सूची जिसमें पावर केंद्र को रहता है, एक होता है राज्य सूची जिसमें पावर राज्य को रहता है, और एक होता है समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिल करके काम करता है। जैसे शिक्षा, शिक्षा में ना राज्य और केंद्र दोनों मिल करके काम करता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम आपको समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची सब पढ़ाएंगे। तो क्षेत्रीय सरकार की शक्ति को भी दिया गया कि नहीं भाई, क्षेत्र में जो सरकार है उसको भी शक्ति दिया जाना चाहिए। उसके अलावा अभी हम आपको क्या पढ़ा है कि पूरा बेल्जियम में समीकरण अलग था, लेकिन वहां की राजधानी ब्रुसेल्स में समीकरण अलग था, सबसे हट करके था। इधर डच भाषी ज्यादा था तो राजधानी में फ्रेंच भाषी ज्यादा था। तो इसलिए राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार का गठन किया गया कि राजधानी ब्रुसेल्स में ना एक अलग सरकार रहेगा, क्योंकि वहां का समीकरण अलग है। तो वहां के लिए अलग सरकार बनाया गया और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ऐसा नहीं कि ये डच भाषी 20% है तो इसका कम प्रतिनिधित्व रहेगा, और फ्रेंच भाषी 80% है तो इसका ज्यादा प्रतिनिधित्व रहेगा। ऐसा नहीं, दोनों को एकदम समान अधिकार दिया गया। और उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर का सरकार हुआ, जिसको सामुदायिक सरकार कहा गया, जो कि निचले स्तर पर काम करेगा, नीचे लेवल पर काम करेगा, कि जनता का क्या समस्या है उसको सॉल्व करेगा। और तब जाकर के वहां का समीकरण एकदम बढ़िया बैठ गया। और ब्रुसेल्स आज देख लीजिए कहां से कहां तरक्की कर गया, ठीक है ना। बेल्जियम आज कहां से कहां तरक्की कर गया। तो बेल्जियम में चूंकि सत्ता का साझेदारी हुआ, जो दो पार्टी के लोग थे ना, डच भाषी और फ्रेंच भाषी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ, साझेदारी हुआ। और जब ये साझेदारी हो गया तो देखिए आज बेल्जियम कहां से कहां निकल गया। बेल्जियम आज कहां से कहां निकल गया आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बेल्जियम आज कहां से कहां निकल गया आप देख सकते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन था प्यारे बच्चों श्रीलंका में। श्रीलंका क्या है, एक लटका हुआ देश है, द्वीपीय देश है, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, भारत में लटका है, थोड़ा सा एक छोटा सा देश है, लेकिन बेल्जियम से बड़ा है। क्योंकि बेल्जियम का आबादी अभी हम आपको बताएं 1 करोड़ है, लेकिन ये श्रीलंका का आबादी प्यारे बच्चों कितना है, 2 करोड़ है, ठीक है ना। और ये तमिलनाडु से सटा हुआ इलाका है, तमिलनाडु से बस कुछ दूरी पर ही है श्रीलंका। तमिलनाडु से 52-53 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु बनाए थे ना। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका जब गए थे माता सीता को लाने के लिए, तो तमिलनाडु के क्षेत्र से ही गए थे, ठीक है। तमिलनाडु में गए थे, चूंकि तमिलनाडु से ना लंका बड़ा नजदीक पड़ता है, वहां से मात्र 52-53 किलोमीटर पड़ता है। और वो 52-53 किलोमीटर सब बांदर मिलकर के ना क्या कर दिया था, पुल बना दिया था। तो तमिलनाडु इलाका से श्रीलंका सटा हुआ है, इसलिए तमिलनाडु से मजदूर जाते थे श्रीलंका काम करने के लिए भी। एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश उसको कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा रहता है, जो कि द्वीप पर रहता है, ठीक है ना। जो द्वीप पर रहता है उसको द्वीपीय देश कहा जाता है। अब देखिए श्रीलंका के बारे में, यहां ना कई 3-4 तरह के लोग रहते थे। सबसे पहला सिंहली, श्रीलंका का जो सबसे ज्यादा संख्या वाला लोग है ना वो सिंहली है। 74% लोग हैं प्यारे बच्चों जो सिंहली भाषा बोलते थे। जैसे भारत में चले जाइए तो ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं ना, तो वैसे ही अगर श्रीलंका में चले जाइए तो ज्यादा लोग ना सिंहली भाषा बोलते थे, ठीक है ना, सिंहली भाषा ज्यादा बोलते थे। 18% लोग क्या बोलते थे, तमिल, हाँ तमिल भाषा। 18% लोग ना तमिल भाषा बोलते थे। ज्यादा संख्या था सिंहली भाषी का 74%, और ये तमिल भाषा 18%। और ये तमिल जो 18% है ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। इसमें ना एक था मूल तमिल और एक था भारतीय तमिल। मूल तमिल कहने का मतलब हुआ कि जो मूल रूप से श्रीलंका के ही निवासी थे वो मूल तमिल थे, और उनकी संख्या मात्र 13%।
ठीक है ना। ये जो 18% तमिल भाषी लोग थे ना, ये भी दो भागों में 13% और 5%। ये 13% वाले मूल तमिल थे, जो कि मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, श्रीलंका के ही रहने वाले थे। लेकिन ये 5% भारतीय तमिल थे, जो भारत के रहने वाले थे और किसी कारणवश वहां जाकर के बस गए। जैसे पहले होता क्या था प्यारे बच्चों, कि तमिलनाडु से ना मजदूर मंगवाया जाता था। तमिलनाडु में ना मजदूर बड़ा सस्ता मिल जाता था, तो तमिलनाडु से मजदूर मंगवाया जाता था श्रीलंका। अब जो मजदूर तमिलनाडु से श्रीलंका में गया, 2-4-10 साल वहां पर रह लिया, वहीं पर शादी ब्याह कर लिया, बाल बच्चा हो गया वहीं पर अपना घर बसा लिया। तो वैसे श्रीलंकाई को ना क्या कहा जाता है, भारतीय तमिल कहा जाता है, भारतीय मूल का कहा जाता है। तो वैसे लोग ना 5% हैं, और वो भी तमिल भाषा बोलते हैं। चूंकि तमिलनाडु से गए थे ना, तो इसलिए तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो वहां भी समीकरण अलग अलग बटा हुआ है। 74% सिंहली भाषी है, 18% क्या है, 18% तमिल भाषी है, और 7% ईसाई धर्म के लोग हैं, जो दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, सिंहली भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो 7% ईसाई धर्म के लोग हैं, मतलब 3-4 तरीकों से ना बटा हुआ है। और यहां समीकरण बन ही नहीं पाया, यहां साझेदारी हो ही नहीं पाया। जैसे ब्रुसेल क्या कहा, बेल्जियम में साझेदारी हो गया फ्रेंच भाषी और डच भाषी के बीच में, यहां पर ना साझेदारी नहीं हो पाया। ठीक है ना। ये वाला जो आप येलो येलो कलर का देख रहे हैं ना, ये वाला जो पीला कलर का, ये सिहली वालों का क्षेत्र है, जो कि सबसे ज्यादा है 74%। उसके अलावा प्यारे बच्चों श्रीलंकाई तमिल आप लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं श्रीलंकाई तमिल, ये वाला जो आप लोग बीच में देख रहे हैं ना, ये वाला जो किनारे किनारे आप लोग देख रहे हैं ना, ये हो गया श्रीलंकाई तमिल। ये क्या हो गया जी, श्रीलंकाई तमिल हो गया। ठीक है ना। उसके अलावा ये जो आप लोग देख रहे हैं इंडियन तमिल हो गया, बीच में जो धब्बा धब्बा टाइप का दिख रहा है ना, ये इंडियन तमिल हो गया। और ये जो डॉट 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 यहाँ यहाँ दिख रहा है ना, ये सब मुस्लिम, समझ गए ना, ये सब मुस्लिम हो गए। तो कुल मिलाकर के ना 3-4 तरीकों से बटा हुआ था, और ये लोग कभी आपस में साझेदारी कर ही नहीं पाए, क्योंकि यहां 74% जो आबादी सिंहली का था ना, ये सिंहली का हमेशा दबदबा बना रहता था। सिंहली लोग कहता था कि कोई भी कानून बनेगा तो हमारे पक्ष में बनना चाहिए। सिंहली लोग कहता था कि हमको छूट मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में छूट मिलना चाहिए, अगर कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहां पर छूट मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ना बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों वहां पर सिंहली भाषियों का क्या था, दबदबा था। ठीक है। हुआ क्या, इसका नतीजा क्या हुआ, जरा आप लोग देखिए ध्यान से। हुआ क्या, 74% सिंहली था और 18% तमिल था। तो आपको यह भी पता होगा कि आजाद तो कर गया था अपना 1 साल के बाद ही, जैसे हम लोग आजाद किए थे, मतलब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है ना। और श्रीलंका आजाद कर गया था 1948 में। ठीक है ना। श्रीलंका 1948 में आजाद हो गया था। तो श्रीलंका आजाद हो गया था 1948 में, और चूंकि वहां 74% सिंहली लोग हैं, सिंहली की संख्या ज्यादा है, और इसलिए वहां सिंहली का हमेशा दबदबा रहता था। सिंहली लोग दबा करके रखता था कि हमारा संख्या ज्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, अब वहां के सरकार को भी बेनिफिट मिलता था ना, सिंहली के पक्ष में अगर फैसला सुनाता था तो 74% वोट उसको मिल जाता था। ठीक है ना। ये 18% वाला अगर हमसे नाराजे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, 74% वोट देगा, हम जीत जाएंगे। तो सरकार भी किसको सपोर्ट करता था, 74% वाले को ना, सिंहली को सपोर्ट करता था। और इसलिए सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया। कहा कि सिंहली को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो हमारा वोट मिलेगा ना, वहां का सरकार ये हाँ सोचा। तो क्या कर दिया, 1956 ईस्वी में सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया। ठीक है। श्रीलंका में देखिए एक तरफा किस तरीके से काम हो रहा है, और अगर एक तरफा काम होगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा, फिर टकराव हो जाएगा, समझौता नहीं होगा, सत्ता में साझेदारी नहीं हो रहा है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, सरकारी नौकरी में भी सिंहलियों को प्राथमिकता ज्यादा मिलने लगा। सरकारी नौकरी में 10,000 वैकेंसी निकला है तो 8,000 सिंहली भाषी जाएगा, 2,000 जाएगा ये, समझ गए ना, तमिल भाषी। तो तमिल को गुस्सा आने लगा भाई, सोचा कि हमारा संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारे साथ भेदभाव होना चाहिए, हमारा संख्या कम है तो हमारे साथ भेदभाव होगा, ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। ठीक है। तो सरकारी नौकरी वालों में सिंहलियों को प्राथमिकता मिल गया, सिंहली भाषी को प्राथमिकता मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल और कॉलेज में भी सिंहलियों को ही ज्यादा छूट मिलने लगा, सरकारी स्कूल में कॉलेज में सिंहली भाषा को ज्यादा छूट मिल गया। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलने लगा, क्योंकि सिंहली भाषी बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म का ज्यादा संरक्षण वहां मिलना शुरू हो गया। कुल मिलाकर के सिंहलियों का संख्या ज्यादा था, इसलिए सिंहली भाषी को ज्यादा वहां पर पूछ होने लगा, ज्यादा वैल्यू मिलने लगा। जब ज्यादा वैल्यू मिलने लगा तो इसका नतीजा क्या हुआ, जरा देखिए ध्यान से। अब जाहिर सी बात है, सरकार भी सब काम कर रहा है सिंहली के लिए, तो तमिल जनता नाराज हो जाएगा ना, तमिल जनता नाराज हो जाएगा। अब आप अपने घर में 2 भाई हैं, पिताजी एक भाई को पढ़ाएंगे, एक भाई को बढ़िया खिलाएंगे, एक भाई को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे, एक भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, तुमको सरकारी स्कूल में, तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, एक भाई के साथ इतना बढ़िया और एक भाई के साथ इतना भेदभाव। तो वही हो रहा था
कहाँ, श्रीलंका में सिंहली भाषियों को खूब अच्छा अच्छा चीज मिल रहा था भाई, सरकार भी एकदम पक्ष में था, जबकि तमिल का कोई पूछ ही नहीं था। तो इसलिए तमिल भाषी लोगों ने क्या किया, गुस्सा किया, यानी कि तमिल भाषी लोग नाराज हो गए, तमिल भाषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, सरकार और राजनीतिक पार्टियों का दुश्मन मान लिया। कहा कि सरकार हमारा दुश्मन है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब हमारा दुश्मन है, क्योंकि सब सिंहलियों को भजता है। ठीक है ना। तो सरकार और राजनीतिक पार्टियों को दुश्मन मान लिया। उसके अलावा खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी। अब तमिल लोग सोचा कि अब सरकार हमारा बात नहीं सुनेगा, इसलिए तमिल लोग क्या किया, खुद का एक अपना राजनीतिक पार्टी बना लिया। ठीक है ना, अपना राजनीतिक पार्टी खुद का बना लिया और क्या किया कि तमिल को राजभाषा बनाओ, ऐसा मांग करने लगा। कहा कि नहीं, सिंहली की संख्या ज्यादा, इसलिए सिंहली राजभाषा बनेगा, तमिल राष्ट्रभाषा बनेगा। राष्ट्रभाषा किसको बनाओ, तमिल को बनाओ, यानी कि तमिल को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मांग उठने लगा। शिक्षा और रोजगार में भी समान अवसर कहा कि हमको मिलना चाहिए। जो सरकारी नौकरी में, ये जो सरकारी स्कूल कॉलेज में जो प्राथमिकता मिल रहा था सिंहलियों को, ये तमिल वाला बोला ना कि हमको भी समान अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो हम भाई आंदोलन करेंगे, हम विरोध करेंगे। तो ये सब मांग रखा सरकार के सामने। जो तमिल लोग था वो खुल करके विरोध करने लगा, और लेकिन सरकार मांग को ठुकरा दिया, मांग नहीं माना। सोचा कि 18% है, ये है, क्या कर लेगा हमारा ये, तो मांग को नहीं माना। मांग नहीं माना तो क्या बन गया भाई, एक उग्र संगठन बनाया गया। ये जो तमिल भाषी लोग थे ना 18%, इन्होंने मिल करके एक उग्र संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे। अब लिट्टी मत बोल दीजिएगा, लिट्टी चोखा मत बोलिएगा, लिट्टे। लिट्टे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एटम, यानी कि जो तमिल थे ना उसके लिए मुख्य रूप से एक सिपाही बना कि जो उग्र तरीके से क्या करेगा, आंदोलन करेगा सरकार के खिलाफ। तो लिट्टे नामक एक उग्र संगठन बनाया गया जो कि सरकार के खिलाफ लड़े, जो तमिल जो सिंहली लोग हैं उसके खिलाफ लड़े। तो जब ये संगठन बना तो क्या हो गया, सिंहली भाषी और तमिल भाषी दोनों में टकराव हो गया, लड़ गया, भिड़ गया। कहा कि लो हमारे पास भी संगठन है, ठीक है ना, हमको पूछ नहीं है, मारवे करेंगे हमें, ठीक है ना। तो सिंहली और तमिल दोनों क्या हो गया, आपस में लड़ गया। आपस में लड़ने का क्या नतीजा हुआ कि गृह युद्ध छिड़ गया। श्रीलंका में क्या हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया। यहां से आपको समझ में क्या आया, ये तो सिर्फ एक कहानी है, इसको सिलेबस से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। इससे आपको क्या समझ मिला, क्या सीख मिला? सीख ये मिला प्यारे बच्चों, समझिएगा, सीख आपको ये मिला कि ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम डच भाषी और फ्रेंच भाषी आपस में समझदारी करके संविधान में संशोधन करके दोनों एक हो गए। डच भाषी और फ्रेंच भाषी के बीच में क्या हुआ, सत्ता का समझौता हो गया, ठीक है ना, सत्ता का बंटवारा हो गया बराबर बराबर का। जब सत्ता का बंटवारा हो गया, दोनों मिलजुल करके रहने लगे, तो क्या हुआ भाई, बेल्जियम देश आगे बढ़ गया। लेकिन वही श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा नहीं हो पाया, सत्ता का विभाजन नहीं हो पाया, सत्ता का साझेदारी नहीं हो पाया। इसलिए क्या हो गया, यहां पर गृह युद्ध छिड़ गया, यहां पर गृह युद्ध छिड़ गया। कहने का मतलब यह हुआ कि सत्ता का साझेदारी बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए, ठीक है ना, किसी भी देश के लिए सत्ता का साझेदारी बहुत जरूरी है। अगर सत्ता का साझेदारी नहीं होगा तो कोई देश विकास नहीं कर पाएगा, अगर सत्ता का साझेदारी नहीं होगा तो कोई देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि गृह युद्ध तक का नौबत आ जाएगा। तो सत्ता का साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात समझ में आ गया, आपके दिमाग में यह बात घुस गया? 110%, जल्दी से बोलिए, यह बात घुस गया ना। अब प्यारे बच्चों, यहीं से सवाल पूछा जाता है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हां तो कैसे? यह सवाल पूछा जाता है, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हां तो कैसे? हालांकि यह सवाल अगले क्लास में, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, हम यहीं तक आज की इस क्लास में रहने देते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है ना, सब कुछ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं ना, हमें लग रहा है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। बताइए कैसा समझ में आया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में कैसा लगा? हम तो देख रहे थे कि बच्चे रुचि दिखा रहे थे भाई, एकदम पूरे एकदम शुरू से लेकर के अंत तक बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे। तो बताइए भाई आपको कैसा लगा, बताइए हमारे छोटे भाई, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, बताइए आपको ये चैप्टर कैसा लगा, पहला क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे हैं टॉपर बैच को अभी से ज्वाइन कर लो, टॉपर बैच को ना अभी से ज्वाइन करो, और नहीं तो फिर दूसरा नंबर चैप्टर आपको नहीं मिल पाएगा। टॉपर बैच को ज्वाइन करोगे तो दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ पाओगे। दूसरा नंबर चैप्टर इससे भी ज्यादा लाजवाब है। अभी जितना पढ़ने में मजा आ रहा है ना, इससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ने में प्यारे बच्चों मजा आएगा दूसरा नंबर चैप्टर। तो बताइए
एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप संस्कृत के चैप्टर को ना संस्कृत लाइन बाय लाइन पढ़ाइए, हिंदी में नहीं, क्योंकि लोग पूछ देते हैं तो मुंडी झुक जाता है। क्या आपको संस्कृत पढ़ने से मतलब है या फिर समझने से मतलब है? किसी भी चीज को, किसी भी विषय को हमें ये बताइए। आप इतना होना चाहते हैं कि आपको संस्कृत का सवाल नहीं छूटे, या फिर संस्कृत पढ़ने के लिए आना चाहिए? समझ में आया? हम आपको दो ऑप्शन देते हैं। अधिकांश बच्चों का जवाब आएगा ना कि नहीं सर, हमें संस्कृत समझना चाहिए, हमें संस्कृत में नंबर आना चाहिए। हमें हमें क्या है भाई, संस्कृत लिख देंगे, उसका हिंदी बोल देंगे, बस समझिए चाहे मत समझिए, आपका मर्जी, ठीक है ना। हम हिंदी में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर संस्कृत में क्वेश्चन पूछा अगर संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता, हम संस्कृत में पढ़ाते, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में पढ़ाते हैं। अब आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब लोगों के सामने मुंडी झुक जाता है तो हम क्या बोले हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। समझ गए ना? अभी दुनिया में सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेगा। लोग क्या कहता है ना, उसको गोली मारो, भाड़ में जाए लोग। लोग से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें अपने से मतलब है, हम क्या कर रहे हैं ये हमें मतलब है। हम अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, दिल को तसल्ली है, सब सही है। समझ में आया? सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, ये सोचना अगर जिस दिन बंद कर दिए ना, तुम कहीं तरक्की कर जाओगे, ठीक है ना। और अगर ये सोचते रह जाओगे कि लोग क्या कहेगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। आज हमारी देश की बेटियां मेडल लेकर के आती है, ठीक है ना। अगर वो भी यही सोचती, हम जाएं कुश्ती करने के लिए, हम जाएं लड़ने के लिए, हैं, लोग क्या कहेगा, तो आज वो सक्सेस कर पाती? नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। लेकिन सब कुछ क्या कहेगा लोग, इस बात को गोली मार करके, इस बात को छोड़ करके आज वे लोग क्या कर रही है, कुश्ती लड़ रही है, तब ना वो पूरा दुनिया में आज नाम कमा रही है। ये बात आप समझिए। तो क्या कहेगा लोग, ये बात आप मत सोचिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा जी, बताइए। बहुत बढ़िया लगा सर, हैं? अब और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी से बता दीजिए। हमें तो नहीं लगता है कि और कोई दिक्कत अब होना चाहिए। सब कुछ सही है अब? वाह क्या बात है। तो चलिए भाई, अब ना आज के इस क्लास को यहीं पर अब समाप्त करते हैं क्या? आज के इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त किया जाता है। जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, जुड़ लीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते ना कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी जबरदस्त तरीके से करिएगा, शेयर भी प्यारे बच्चों करिएगा। और जो बच्चे टारगेट बोर्ड पर नए हैं ना, वो टारगेट बोर्ड चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ताकि आगे के हर एक क्लास का वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके, लाइव क्लास मिल सके। ओके, मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।